हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, ये जो कि आया था 2023 में, एमजी के यूनिवर्सिटी से है। तो ये क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड का पार्ट बी है, जो क्वेश्चन जो 2023 में आया था। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। इसको पहले सबसे साइड में कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस with the arrival time and the CPU burst time given in millisecond. What is the average turnaround time with round robin scheduling algorithm if time quantum is 3 millisecond? Also draw the Gantt chart of the scheduling. तो ये क्वेश्चन है जो 7.5 मार्क्स में आया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। चलिए हाईलाइट कर देते हैं जो जो गिवन चीजें हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम विथ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसका क्वांटम हमें गिवन है 3 मिलीसेकंड। टाइम क्वांटम 3 मिलीसेकंड है और हमें गैंट चार्ट भी ड्रॉ करना है। तो पिछले वीडियोस में सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स को डिटेल में समझा था, जिसमें राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को भी देखा था। तो राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम सभी प्रोसेसर्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम क्वांटम, जो कि जिसे टाइम क्वांटम बोलते हैं, उसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं बारी बारी से, चाहे वो प्रोसेस कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि इससे हमें सबको टाइम बराबर मिलता है। छोटी बड़ी प्रोसेस सबको एक फिक्स टाइम क्वांटम दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए बारी बारी से, जब तक वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो ये होता है राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट। यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो आप पिछले वीडियोस को देख के आप समझ लीजिएगा सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि रेडी क्यू क्या होता है, यानी कि जो अराइवल टाइम है वो क्या है। तो कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने से पहले एक क्यू में आती है। क्यू यानी कि लाइन समझ सकते हैं, लाइन लगी रहती है। जो सबसे पहले आएगा उसे सबसे पहले सर्व किया जाएगा। तो तो एक रेडी क्यू होती है। रेडी क्यू क्यू इस तरह से समझ सकते हैं। अ, तो रेडी क्यू यहाँ पे बनाते हैं हम। तो इसमें देखिए अराइवल टाइम सबसे पहले कौन आ रहा है, टाइम जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे पी जीरो आ जा रहा है, यानी कि पी वन पी जीरो जो है वो सबसे पहले पहुंचा है एग्जीक्यूट होने के लिए। टी इक्वल टू जीरो पे आ गया है। और टी इक्वल टू वन पे, यानी कि 1 मिली सेकेंड के बाद पी वन जो है, प्रोसेस वन, वो भी रेडी क्यू में आ गई है। ये रेडी क्यू है, यानी कि एक क्यू है, आर क्यू लिख देते हैं, रेडी क्यू, जिसके अनुसार प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी। इस क्यू से ही जाएंगे आगे, यानी कि जो सबसे आगे रहेगी वो सबसे आगे जाएगी एग्जीक्यूट होने। तो इसमें सबसे पहले पी जीरो आई है, जो कि टी इक्वल टू जीरो पे आ चुकी है। और टी इक्वल टू वन पे आई है पी वन भी रेडी क्यू में आ चुकी है। और वैसे ही टी इक्वल टू टू पे यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम 2 है पी टू के लिए। तो यहाँ टी इक्वल टू टू के लिए पी टू भी रेडी क्यू में आ चुकी है। अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी जीरो से शुरू करते हैं। तो जीरो से हमें जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे देखिए पी जीरो जो है अराइवल टाइम इसका है, मतलब रेडी क्यू में आ चुकी है टी इक्वल टू जीरो पे। तो हम इसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, गैंट चार्ट की मदद से बनाते हैं पहले। तो ये रहा गैंट चार्ट। और इसमें सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे पी जीरो को, क्योंकि ये सबसे पहले आ चुकी है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। तो जीरो पे पी जीरो आ चुकी है। तो इसका बस टाइम, टोटल बस टाइम 5 है, यानी कि इसे 5 मिली सेकेंड लगेगा टोटल एग्जीक्यूट होने के लिए। लेकिन हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं, जिसमें एक टाइम क्वांटम गिवन होता है 3 मिलीसेकेंड का। तो हम इसे बस 3 मिलीसेकेंड ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 3 मिलीसेकेंड एग्जीक्यूट होने के बाद अब दूसरी प्रोसेस जो रेडी क्यू में होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो लेकिन जब टी इक्वल टू जीरो था, तो सबसे पहले यहाँ से सीपीयू ने देखा रेडी क्यू में सबसे आगे कौन प्रोसेस लगी हुई है। तो यहाँ पे पी जीरो जो थी सबसे आगे रेडी थी टी इक्वल टू जीरो पे, तो वो चली गई एग्जीक्यूट होने के लिए। वैसे ही टी जब टी इक्वल टू वन हुआ, टाइम टी इक्वल टू वन पे, ये
P0 है वो अभी भी एग्जीक्यूट हो रही थी, यानी कि T1 पे भी T=1 पे भी ये P0 वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे लेकिन T=1 पे प्रोसेस P1 भी रेडी क्यू में आ चुकी है। वैसे ही जब T=2 हुआ है, टाइम इक्वल टू 2 मिली सेकेंड जब हुआ है, तब भी ये P0 जो है एग्जीक्यूट हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस 2 होती है टाइम 2 पे रेडी क्यू में आ जाती है। अब जब टाइम T=3 होता है, तो टाइम T=3 पे देखिए P3 भी अराइवल टाइम गिवन है 3, यानी कि P3 का जो अराइवल टाइम है 3 मिली सेकेंड है, तो ये 3 मिली सेकेंड पे ये भी रेडी क्यू में आ जाएगी। तो टाइम T=3 पे हम आ चुके हैं अब। तो यहाँ पे देखिए P0 का जो क्वांटम टाइम क्वांटम था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ये यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगी और यहाँ पे ये रेडी क्यू में चली जाएगी। यहाँ पे मतलब रनिंग क्यू यहाँ रन कर रही थी, यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा था इसका, यहाँ से निकल के अब ये रेडी क्यू में आ जाएगी यहाँ पे P0 पे। कब आ रही है? टाइम T=3 पे। 3 पे ये भी आया है P3 भी, और P0 भी रेडी क्यू में आ चुका है पीछे। और इस ये तो एग्जीक्यूट हो गया पूरा। अब इसका नंबर है P1 का। तब अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा P1 का। अब P1 का देखिए बस टाइम कितना है। P1 का बस टाइम यहाँ पे 3 गिवन है, तो टाइम क्वांटम भी 3 है, तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार में। यहाँ पे देखिए टाइम T=6 पे ये पूरा P1 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्यू में कौन है? P2 अब आया। P2 का नंबर है, तो अभी P2 जाएगा यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पे अब P2 एग्जीक्यूट होगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए P2 का बस टाइम कितना है? P2 का बस टाइम 8 है, लेकिन हमारे पास टाइम क्वांटम 3 है, तो हम 3 ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग 6 3 = 9, यानी कि 9 टाइम T=9 तक इसे एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद इसे निकाल के बाहर फिर से इस रेडी क्यू में डाल देंगे सबसे पीछे। तो यहाँ पे P2 फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अब रेडी या ये वाला तो एग्जीक्यूट हो चुका है टाइम क्वांटम। अब इसका नंबर है P3 का, फिर से नहीं, P3 का फिर से आया नंबर। अब यहाँ पे P3 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा 9 T=9 पे। तो P3 का टाइम क्वांटम यहाँ पे 6 गिवन है, तो यहाँ पे ये टाइम क्वांटम यहाँ पे बस टाइम इसका 6, यानी कि टाइम इक्वल टू T तक इसे P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, और इसके एग्जीक्यूट होने के इसका टाइम क्वांटम खत्म होने के बाद इसे फिर से रेडी क्यू में डाल देंगे, यानी कि यहाँ पे P3 को। ये एग्जीक्यूट होने के बाद अब नंबर है P0 का, क्योंकि P0 अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। P0 का टोटल बस टाइम 5 था, जिसमें से 3 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका था। अब बाकी का जो 2 बचा है अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा P0। तो P0 अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, जो 2 बचा है, तो 12 to 2 यानी कि 14 तक, टाइम T14 तक अब ये P0 भी पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब नंबर है P2 का, क्योंकि P2 का टोटल बस टाइम था 8, लेकिन अभी यहाँ पे बस 3 ही एग्जीक्यूट हुआ था, तो अभी और जो बाकी है वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम P2 को एग्जीक्यूट करते हैं पूरा। P2 का 3 हो चुका था, अभी बचा है आपका 5 बचा है, तो उसमें से 3 और करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये हो जाएगा 17। यहाँ पे T=17 पे P2 6 एग्जीक्यूशन हो जाएगा, यानी कि अब इसमें से तो क्योंकि P2 अभी पूरा नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो इसे फिर से क्यू में पीछे कर देंगे अभी। तो यहाँ पे P2 कर देंगे। अब P2 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये वाला जो प्रोसेस है जो क्यू में लगा हुआ है, अब इसे भेजेंगे फिर से, क्योंकि P3 यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था। टोटल इसका बस टाइम 6 है, लेकिन अभी यहाँ पे 3 हो चुका है, तो 3 बाकी जो है यहाँ पे होगा। अब तो P3 यहाँ पे होगा 17 से 3 तक, यानी कि 20 तक ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए P3 भी टोटल एग्जीक्यूट हो चुका है पूरा। अब बचा है सिर्फ P2, जो कि बस 2 बचा है, तो यहाँ पे P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ पे 2, तो टोटल 22। तो यहाँ पे हमारी चारों प्रोसेसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, और यही गैंट चार्ट है इसका। तो गैंट चार्ट हमने बना चुका है। अब क्या फाइंड करना है हमें? एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना। तो सबसे पहले समझते हैं टर्न अराउंड टाइम होता क्या है।
टर्न अराउंड टाइम वो होता है जो कंप्लीट टाइम इसे एग्जीक्यूट होने में लगता है किसी भी प्रोसेस को। तो उसका फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यानी कि टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या होता है? जैसे P2 जो है वो सब कंप्लीट कब हुआ है? टाइम T इक्वल टू 22 पे। तो यानी कि P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 22 हो जाएगा। वैसे ही जो क्या कहते हैं, क्लियर तो नहीं दिख रहा है, आपको समझना पड़ेगा। यानी कि P2 जो है उसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 22। वैसे ही जो P3 है उसका कंप्लीशन टाइम है 20। वहीं P0 का कंप्लीशन टाइम है 14। तो ये सब कंप्लीशन टाइम है, कब कंप्लीट हुए, किस टाइम पे। तो टर्न अराउंड टाइम हम निकालते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो चलिए एक यहाँ पे बना लेते हैं, हम टेबल बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं हम, इसी को बढ़ा लेते हैं। अ, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिखते हैं, यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम लिखते हैं, यहाँ पे वेटिंग टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे इस गैंट चार्ट से देखिए जो P0 का कंप्लीशन टाइम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यानी कि यहाँ 14। तो कंप्लीशन टाइम P0 का यहाँ पे हो जाएगा 14। अब P1 का जो कंप्लीशन टाइम है, तो यहाँ पे देखिए P1 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे साफ दिख जा रहा है, गैंट चार्ट से हम इजीली सब देख सकते हैं। तो P1 जो है कंप्लीशन टाइम इसका 6 है, यानी कि 6 पे ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जा रहा है। वैसे ही P2 का जो कंप्लीशन टाइम है यहाँ पे देखिए सिंपली दिख सकता है, जो लास्ट में सबसे P2 जो है एकदम लास्ट में कंप्लीट हुआ है 22 पे, यानी कि टाइम 22 पे इसका कंप्लीशन टाइम है P2 का। वैसे ही P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 20। यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 कंप्लीशन टाइम है P2 का। तो कंप्लीशन टाइम P3 का हो जाएगा 20। चलिए इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया कंप्लीशन टाइम ऑफ P0 14, P1 का 6, P2 का 22 और P3 का 20। अब टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं फार्मूला का यूज करके। तो टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे देखिए P0 का जो कंप्लीशन टाइम है 14 है और अराइवल टाइम 0 है। तो 14 माइनस 0 हो जाएगा 14। तो टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा P0 का 14। वैसे ही P1 का टर्न अराउंड टाइम होगा 6 माइनस 1 यानी कि 5। और P2 का जो टर्न अराउंड टाइम होगा 22 माइनस 2 यानी कि 20। और P3 का जो टर्न अराउंड टाइम होगा 20 माइनस 3 इक्वल टू 70। ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब हमें निकालना है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्वेश्चन में तो फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, तब भी हम फाइंड कर लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो वेटिंग टाइम क्या होता है? तो वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। यानी कि जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है उसमें से बस टाइम हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है वेटिंग टाइम। तो देखिए P0 की जो वेटिंग टाइम होगी टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, यानी कि 14 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ पे P0 के लिए वेटिंग टाइम हो जाएगा 9। वैसे ही P1 के लिए वेटिंग टाइम होगा टाइम 3 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब देखते हैं P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, और वेटिंग टाइम क्या होगा। 20 माइनस बस टाइम है यहाँ पे 8, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 12। अब देखते हैं P3 के लिए टर्न वेटिंग टाइम क्या होगा, 17 माइनस 6,
यानी कि हो जाएगा 11। तो ये है वेटिंग टाइम फॉर दिस प्रोसेसेस। तो ये गैंट चार्ट से इजीली हम देख सकते हैं कैसे हम ये निकाल रहे हैं टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम इजीली देख सकते हैं गैंट चार्ट से। जैसे यहाँ पे देखिए आप, अ, देखिए जैसे P0 के लिए आप देखिए P0 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है और ये कब तक एग्जीक्यूट हुआ, लास्ट लास्ट एग्जीक्यूट हुआ यहाँ देखिए 14 तक। तो जो वेटिंग टाइम होता है कब तक ये वेट किया है, तो यहाँ पे तो वेट नहीं किया जो पहला वाला क्वांटम था, लेकिन जो ये दूसरा क्वांटम हुआ है ये वाला जब एग्जीक्यूट हो रहा तो ये वाला जो टाइम है ये पूरा का पूरा वेट किया है P0। तो ये देखिए 12 - 3 करेंगे तो आएगा आपके पास 9। तो यानी कि ये 9 ये जो 9 मिली सेकेंड है इतना वेट किया है P0। तो देखिए वेटिंग टाइम यहाँ पे हमने हमारे 9 कैलकुलेट किया था फॉर्मूला से। अब गैंट चार्ट से भी इजीली देख सकते हैं। वैसे ही P1 का जो वेटिंग टाइम हमने फाइंड किया था 2 आया था यहाँ पे, वैसे ही गैंट चार्ट पे देखते हैं कैसे 2 आया था। तो देखिए P2 जो स्टार्ट हुआ है 6 पे, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। नहीं, P1 की बात कर रहा है ना, P1 प्रोसेस P1 का जो वेटिंग टाइम यहाँ पे हमारे हमने फाइंड किया था 2, फॉर्मूला से हमने फाइंड किया था टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, तो आया था हमारे पास 2। अब गैंट चार्ट से ये देखते हैं कैसे P1 का वेटिंग टाइम 2 है। तो देखिए P1 जो स्टार्ट हुआ है 3 पे हुआ है, तो यहाँ से देखने पे लग रहा है कि वेटिंग टाइम 3 है, लेकिन P1 जो अराइवल टाइम उसकी क्या है, अराइवल टाइम P1 की देखिए 1 पे आया है। यानी कि जब t इक्वल टू 1 इस वाली पोजीशन पे था तब P1 अराइवल टाइम हुआ, तो इतना ही उसने वेट किया बस। वो शुरू से नहीं था कि उसकी टोटल अराइवल वेटिंग टाइम 3 होगी। ये t इक्वल टू 1 पे रेडी हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ वेट किया है जो कि होगा 2। तो जैसे गैंट चार्ट से आप देख सकते हैं P1 का जो वेटिंग टाइम आ जाएगा 2 आ जाएगा। वैसे ही P2 का भी वेटिंग टाइम आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से तो हमने निकाला था 12 आया था, अब गैंट चार्ट से भी देख लेते हैं P2 का जो वेटिंग टाइम है। तो देखिए P2 स्टार्ट हुआ है 6 पे सबसे पहले, तो यानी कि ये पूरा का पूरा टाइम वेट किया है, लेकिन ये पूरा वेट नहीं किया है। P2 अराइव हुआ था 2 पे, यानी कि यहाँ से कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इतना इसने वेट किया है, यानी कि 6 माइनस यहाँ पे 2 था, यानी कि यहाँ इस वाला कॉन्ट ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन था वो 4 यहाँ 4 मिली सेकेंड वेट किया है। फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कहीं 14 पे, तो 14 पे स्टार्ट हुआ है, कहाँ से वेट किया था इस वाले, तो यहाँ से यहाँ तक वेट किया था दूसरी बार के लिए, यानी कि 14 - 9 जो कि होगा 5। तो ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन था 5 यहाँ वेट किया था P2। अब P2 फिर यहाँ स्टार्ट हुआ है 20 पे और ये वाला टाइम ड्यूरेशन वेट किया था जो कि है 3। तो देख सकते हैं आप 3 जगह ये P2 वेट किया है। जो पहले यहाँ पे 4 वेट किया था, फिर दूसरी बार जब एग्जीक्यूट हो रहा था यहाँ 5 वेट किया है, और यहाँ पे जब लास्ट एग्जीक्यूशन था इसका तब 3 वेट किया। तो तीनों को प्लस करेंगे 5 3 8 4 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूले से भी हमने 12 कैलकुलेट किया था वेटिंग टाइम। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछ रहा है, हमें पूछा है सिर्फ एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो हमने टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोसेसेस निकाल लिया है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू ये जो टोटल टर्न अराउंड टाइम आएगा इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी कि 14 + 5 + 20 + 17, तो करेंगे हमारे पास आएगा 56 आएगा। तो 56 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 4 है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, यानी कि 14 मिली सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने का फार्मूला। सबकी टर्न अराउंड टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे, टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल टर्न अराउंड टाइम ऑफ ईच प्रोसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि यहाँ पे 56 आएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 4, यानी कि हमारे पास 14 मिली सेकेंड आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3B को सॉल्व कर लिया है, जिसका आंसर आया है 14 मिली सेकेंड। ये टर्न एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है ईच प्रोसेस के लिए। सबके लिए तो अलग अलग टर्न अराउंड टाइम है, लेकिन एवरेज हम फाइंड करते हैं। वैसे ही एवरेज वेटिंग टाइम के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हम ऐड करके हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम भी फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था ना बस, व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम विथ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। चलिए बस यही पूछा था एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट से, सीपीयू शेड्यूलिंग से भी हो सकता है। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।